बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। प्रोग्राम का नाम है आपके मसाइल। जब मसाइल की बात की जाए तो आवाम को जो ज़्यादा गिले होते हैं वो मौजूदा हुकूमत से होते हैं। हुकूमत मतलब कि पीटीआई से लोगों ने बहुत सारे जो है सवालात हैं जो लोगों ने हमें जो है कमेंट्स में लिख के दिए हैं, लोगों ने हमें ईमेल्स की हैं कि आप पीटीआई के किसी जो है एमपीए को बुलाएं ताकि हम उनसे जो सवाल करें, हमारे जो क्यूरीज़ हैं वो उनसे आप जो है पूछ के हमें बताइए कि इन मुश्किलात को हम फेस कर रहे हैं। गैस का बहरान है तो क्यों है, महंगाई है तो क्यों है। इसके अलावा जो है अगर गैस के बहरान पे जो है हमाद अजहर साहब ने बयान दिया है, बयान के बाद वो उस बयान से उस बात को उन्होंने डिनाई क्यों किया। इसके अलावा बिजली के जो अभी रिसेंटली बिल बढ़े, बिजली के जो नर्क में इजाफा हुआ है 10 दिसंबर को जो देखने में आया है, उसके हवाले से भी जो है आप बात करें। सो आप लोगों की इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पीटीआई के जो एमपीए हैं अदील अहमद साहब उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अदील साहब, मुझे ये बताइएगा पीटीआई के परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, 4 सालों में आप क्या समझते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दी है पीटीआई ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है वो सेक्शन वाइज डिबेट होनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में क्या क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की रही है। अगर मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको बताऊं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जब हम इस मुल्क में हुकूमत में आए और इस मुल्क की बागडोर संभाली तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर चैलेंज था और ये मुल्क बैंक करप्ट हो चुका था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमें कर्ज़ों की किस्तें इमीडिएटली वापस करनी थी वो कोई 12 अरब डॉलर इमीडिएट वापस करनी थी और जो हमारे पास मौजूद थे रिज़र्व वो सिर्फ 2 अरब डॉलर के थे। यानी 10 अरब डॉलर आपको फौरी तौर पे ज़रूरत थी कि आप किस्तें वापस करें, अगर ना करते तो आप बैंकरप्ट हो जाते। और इतनी जल्दी आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना भी मुमकिन नहीं था उस वक्त और उसकी वजह ये थी कि आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस भी बड़ी मुश्किल थी शुरू में। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और ये बता भी नहीं सकते थे हम कौम को या दुनिया को कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। अगर हम ये उस वक्त बता देते तो जो हलचल मार्केट में आनी थी, जो डॉलर आज आपको 170 172 का मिलता है वो 500 का भी नहीं मिलता आपको वो डॉलर। और मुल्क जब बैंकरप्ट होता है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि महंगाई ने कहाँ जाना था। हमारे ऊपर सैंक्शंस जो लगने थे वो एक अलग मुसीबत थी। तो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी गुडविल और अपना आप कहें कि अपना एक इस्तेमाल किया। दुनिया के ममालिक, वो दोस्त ममालिक उनके पास गए जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें मलेशिया शामिल है, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है। और इमीडिएट रिलीफ जो है वो इन दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के लिए लिया, जिससे हम ये मुल्क जो है ये बैंकरप्सी से बचा। सही। और जब हम मेरे इकनॉमिक फ्रंट पे मुल्क संभाला तो हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कोई 19-20 अरब डॉलर था। सही। यानी जो हमारा खसारा था, जो हमारी अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स होती हैं एक्सपोर्ट से। यानी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसे पैसा लेते हैं, डॉलर्स आते हैं, और जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं वो आपके अखराजात हैं। यानी बाहर से जब चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं बाहर। सही। तो ये जो डिफरेंस था, ये खसारा जो था, ये कोई 20 अरब डॉलर था। और हमारी जो इकॉनमी थी वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ पे थी, यानी चीज़ें इंपोर्ट कर करके हम जो है वो कर रहे थे। और तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जब भी माजी की हुकूमतों में हमारे पास डॉलर का शॉर्टफॉल आया है और डॉलर के रेट ऊपर जाने का अंदेशा या ख़दशा होता था, तो माजी की हुकूमतें ये करती थी कि नेशनल रिज़र्व जो है कौमी ख़जाने से अरबों डॉलर मार्केट के अंदर वो डालते थे ताकि डॉलर के ऊपर प्रेशर जो है वो कम किया जाए। सही। और उसका लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो हमारे सामने है, किस तरह से हमारी मईशत जो है वो बीमार हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं वज़ीर तवानाई हमाद अजहर साहब का एक बयान यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था गैस को लेके कि भाई गैस जो है दिन में सिर्फ 3 वक्त आएगी खाने के टाइम पे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस बयान को इस तरह से डिनाई कर दिया कि मीडिया पे गलत खबर चलाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो तो यही रहा है।
सुबह जो है 7 बजे से पहले पहले जो है गैस होती है और रात को 11 बजे के बाद, मतलब उन टाइम्स पे गैस आ रही है जिसमें खाने की टाइमिंग्स है नहीं, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, इस मुल्क में आइंदा आने वाले सालों में गैस का बहरान इससे ज़्यादा शदीद होगा, और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के जो रिज़र्व्स हैं, जो हमारे गैस के ज़खायर हैं और तेल के, वो 10% की रफ़्तार से जो है कम होते जा रहे हैं। और हर आने वाला नया साल जो है उसमें गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं 10% की रफ़्तार से, और डिमांड जो है वो बढ़ रही है। यानी जो हमारी मुल्की ग्रोथ है उसके हिसाब से डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो जो आपकी बहरान है वो और मज़ीद शदीद से शदीद तर होता जाएगा। इस मुल्क में पिछले जो हुकूमतें गुज़री हैं, यानी मेरे ख़्याल से 2002 के बाद से, जब से ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है और फिर मुशर्रफ के बाद ये जमहूरी हुकूमतें आईं, तो आपका जो मुल्क के अंदर एक्सप्लोरेशन हो रही थी, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ थी वो इस मुल्क से चली गई। यहाँ के सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बाहर चले गए। आपके मुल्क में पिछले 13-14 साल से OGDCL का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन ही नहीं था, पोस्ट ही खाली पड़ी हुई थी। ये तो इस गवर्नमेंट ने आके उसको एडवर्टाइज़ किया, उसका एक लंबा प्रोसेस है, उसको पूरा किया, और अभी उस पर जो है वो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और मेरे ख्याल से चंद दिनों में होने जा रही हैं। इससे पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि एक्सप्लोरेशन का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो ही इस मुल्क में नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है वो गैस के ज़खायर नए तलाश किए जाएंगे। जो पुराने हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, नए की तलाश हो नहीं रही, तो गैस का बहरान तो ये होना है। बाकी जो आपने हम्माद अज़हर साहब के स्टेटमेंट की बात की, मेरे ख्याल से बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कम्प्लीटली उसको ट्विस्ट करके जो है वो पेश किया गया। उन्होंने ये कहा था कि माजी के अंदर सर्दियों में खाने के टाइम पे भी गैस नहीं आती थी। हमारी हुकूमत की कोशिश ये है कि खाने के वक्त, तीनों वक्त में जो है वो गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, और जो इस लोड शेडिंग के औकात हैं उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि लोगों का जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन जो है मुतासर ना हो। तो इसको आप इसको इस तरह से आप कहें कि जैसे अगर कोई गिलास में आधा पानी पड़ा हुआ है और मैं कहूँ ये गिलास आधा भरा हुआ है और आप कहेंगे ये आधा खाली है, तो ये इस तरह से नेगेटिवली जो है उसको पोर्ट्रे किया गया। जो हकीकत है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इस मुल्क में ऑयल एंड गैस के ज़खायर की तलाश की कंपनी सालाना $500 मिलियन खर्च कर रही हैं तलाश पे, और आउटपुट क्या है? ज़ीरो। ऑयल एंड गैस कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन की होती हैं उनको मिनिमम 100% वैल्यू एडिशन यानी रिजर्व्स जो है नए तलाश करके सिस्टम में डालने पड़ते हैं, तब जाके वो वायबल होती हैं। आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर ये गैस आपकी मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। आपकी ये जो कंपनीज़ हैं जो कि आज फ़ायदे में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि असल में फ़ायदे में नहीं है, वो कंपनीज़ आपकी बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये आपका जो है आपका 100% मुल्क जो है वो गैस की इंपोर्ट पे चला जाएगा। आप उस वक्त का अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो दे रही है। हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की पे ख़ास तौर पर तवज्जो दी, बजाय इसके माजी की हुकूमतों की तरह कि इंपोर्ट करने पर चूँकि कमीशन है, गैस LNG इंपोर्ट करो, कमीशन वहीं के वहीं लो और वहीं बाहर ही पार्क कर दो, पाकिस्तान से बाहर लॉन्ड्रिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी तरीके से तेल के ऊपर भी कमीशन है। तो उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि यहाँ पे मुल्क में जो है वो एक्सप्लोरेशन पे तवज्जो दी जाए। ये गवर्नमेंट आपकी तवज्जो दे रही है। ये जो वेकेंट पोस्ट है उनको भी ठीक कर रहे हैं, जो इदारे हैं उनकी मैनेजमेंट को भी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है हम लेके जाएंगे ताकि ये मुल्क अपनी एक्सप्लोरेशन करे और अपने ज़खायर में ख़ुद कफ़ील बने। लेकिन सर खान साहब ने जैसे गवर्नमेंट में आने से पहले भी तो कहा था कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF से कर्जा नहीं लूँगा। फिर मतलब गवर्नमेंट में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद वही चीज़ें की जो पिछली गवर्नमेंट्स करती रही हैं। मैं आपको सूरत हाल अभी बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुआ। और जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है कि आपको $12 अरब फौरी तौर पे वापस करना है और $2 अरब मुल्क के रिज़र्व्स हैं जी। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा जादू या ऐसा कोई आपके पास अलादीन का चिराग है कि आप बाहर किसी मुल्क से मदद लिए बग़ैर इस इकॉनमी को स्टेबलाइज़ कर सकते थे। मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको मैंने बताई उसमें ये सवाल तो पैदा नहीं होता कि बाहर से आप इमदाद लिए बग़ैर जो है वो कुछ इस मुल्क को स्टेबलाइज़ कर सकें।
मैं बताना यही चाह रहा था कि बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बिलीव करते हैं, और ये है भी, ये हकीकत ये है कि जब भी आपका मुल्क जो है वो मकरूज़ होता है और किसी और के पास आप मदद लेने के लिए जाते हैं और कर्ज़े लेते हैं और भीख मांगते हैं, उससे आपकी जो कौमी गैरत है वो उसको नुकसान पहुंचता है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपके मुल्क के जो इंटरेस्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके सख्त खिलाफ थे कि बाहर से जो है वो कर्ज़े लिए बग़ैर इस मुल्क को चलाना जो है वो चाहिए, और बाहर से कर्ज़े लेकर जो है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इसके बावजूद जो सिचुएशन थी उसमें कोई और चारा नहीं था, और उन्होंने अपनी वो जो अना या जिसे कहें कि एक कौमी गैरत होती है उसको पसे पुश्त डालकर दुनिया में गए और पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाने के लिए जो है दुनिया की मदद ली। तो मेरे ख्याल से बजाय इसमें ये सवाल करना कि क्यों गए, इस कौम को ये बताने की ज़रूरत है कि वो इमरान खान की गलती नहीं थी कि वो गए। सही। माजी की हुकूमतों ने जो इस मुल्क का हाल करके छोड़ा, जिस तरह नोच नोच कर बर्बाद करके इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर हर जगह लैंड माइन्स बिछा कर गए कि जहाँ पाँव रखो वहाँ धमाका हो, ये माजी की हुकूमतों का जो किया धरा है उसको कौम के सामने रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके गैरतमंद वज़ीर आज़म होने के बावजूद इस मुल्क की खातिर वो गए लोगों के पास मदद के लिए और इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचाया। सही। तो ये तो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर हमारी जो है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी आप बड़ी अचीवमेंट अगर देख लें तो आप फ़ॉरेन जो हमारा फ़ॉरेन अफेयर्स का है, हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उस मैदान में आप अचीवमेंट्स देखें कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल फोरम के ऊपर अभी पाकिस्तान की एक हैसियत रिकग्नाइज़ हुई है जो कि माजी की हुकूमतों में ख़त्म हो चुकी थी। किस तरह से हमने इंडिया को जवाब दिया हुकूमत के पहले साल में कि जिस तरह हम इकनॉमिक फ्रंट पे तबाही बर्बादी को फेस कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ पे एस्केलेट किया इंडिया ने कि हमें डराया जाए या हमें जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। तो किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ने बैक किया अपनी अफवाज को, और आपकी अफवाज ने जो है वो इंडिया को जो जवाब दिया वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया उसको जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, पकड़ा और रुकिए। और दूसरी तरफ फिर आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी, आप अपने दुनिया में आज स्टेटस देख लें। कल ही कॉन्फ्रेंस गुजरी है आपके 57 इस्लामी ममालिक की, OIC की, इस्लामाबाद में, बिल्कुल पता नहीं कोई मेरे ख्याल से 50 साल बाद कोई ये कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान को नसीब हुई। पहले कभी भी किसी जमहूरी हुकूमत में ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हमेशा डिक्टेटर्स के दौर में हुई। जमहूरी हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का ये मुँह बोलता सबूत है कि चाहे फ़लस्तीन का मसला, उसमें भी पाकिस्तान कामयाबी से OIC का इजलास बुलवा लेता है, सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी। हम ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंडिया को नहीं इन्वॉल्व किया इसमें, आप नहीं समझते कि इंडिया को ना ज़रूरी था इसमें OIC में? इंडिया का क्या काम है, इंडिया मेंबर ही नहीं है OIC का, और ये तो आपके इस्लामी मुल्कों का 57 ममालिक हैं। ओके, लेकिन सर वहाँ पे मुसलमानों की तादाद भी तो ज़्यादा है ना? ये ऑफिशियल मेंबर नहीं है ना, उनको कैसे इनवाइट करें। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि महंगाई जो है उसका दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महंगाई में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन लोग जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक जो नौजवान ने खुदकुशी की है एक निजी मॉल की तीसरी मंजिल से कूद कर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका हूँ कि महंगाई एक ग्लोबल फिनोमेना है जो कि आपका कोविड की वजह से दुनिया के अंदर एक हेजान बरपा हुआ, दुनिया सारी बंद हो गई, शिपिंग लाइंस बंद हो गई, एयरलाइंस जो कार्गो हैं वो बंद हो गए, आपकी मूवमेंट बंद हो गई और डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ गया। और जब वो आपका डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कीमतें जो हैं ऊपर जाती हैं। जर्मनी में रिकॉर्ड टूटे महंगाई के, बरतानिया में रिकॉर्ड टूटे महंगाई के, अमेरिका में रिकॉर्ड टूटे महंगाई के, चाइना के अंदर रिकॉर्ड टूटे महंगाई के। जब इतनी बड़ी बड़ी मईशतें इस कोविड को बर्दाश्त नहीं कर सकें और वहाँ महंगाई हुई तो पाकिस्तान पे तो ऑटोमेटिकली उसका असर आना था। बट उसके बावजूद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें ऊपर गई, हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 25 रुपये पर लीटर की छूट थी, 17% के GST को 8% पे लेकर आए, यानी अवाम के ऊपर सारा बोझ ट्रांसफ़र होने से रोका।
अपने हिस्से में जो है हमने अपनी गवर्नमेंट के टैक्सेस की कलेक्शन में हमने कट लगाया, 500 अरब से ज़ायद हमने जो है नुकसान किया गवर्नमेंट ने, बट आवाम पर सारा का सारा बोझ पास ऑन करने से रोका गया। कोविड के अंदर तारीख साज रिलीफ दी गई आवाम को। इस यही वजह है कि आज दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है कोविड के लिए वो उससे सीखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया में उन मुल्कों में से पहले जो 3 मुल्क हैं उनमें से आता है कि जो सबसे बेहतर तरीके से कोविड से निकले। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान है ये ग्लोबली है और उसका असर पाकिस्तान पे भी आया है। बाकी पाकिस्तान के अंदर ये कोशिशें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही की। इनके बजाय अगर कोई और वज़ीर आज़म होता तो जो आवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान आया है उस पर जो 30% कमी करके 2 करोड़ ख़ानदानों को जो है वो सब्सिडी दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खाने पीने की अशिया में। क्योंकि एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है खाने पीने की चीज़ों में। खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, चाहे आटा है, दालें हैं, चीनी है, दीगर घी है, तेल है, जो खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया हैं उसकी कीमतों में 30% कमी करके जो है वो सब्सिडी दी गई है ताकि 30% कम किया जाए लोगों को कीमत, और 2 करोड़ ख़ानदानों को राशन कार्ड देकर उनको रिलीफ दिया जा रहा है। हमारे मुल्क में ओवरऑल जो महंगाई हुई है वो मेरे ख्याल से कोई 10-11% हुई है। जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे रहे हैं 30% कम करके लोगों को ताकि चीज़ें मिलें और महंगाई का जो वो है मुश्किलात हैं वो जो 2 करोड़ हमारे वो ख़ानदान जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं महंगाई से उनको रिलीफ दिया जा सके। मेरे ख्याल से इसकी मिसाल भी माजी की हुकूमतों में नहीं मिलती जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे, जैसे दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही हैं? मेरे ख्याल से पेट्रोल की कीमतों के बारे में तो बड़ा वाज़ेह है कि पेट्रोल की कीमत ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो इसको वो नहीं इसको रेगुलेट करते। दुनिया में जो आपके जहाँ पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और बाकी दुनिया में जिस तरह इसकी कीमतें मैनेज होती हैं उसका असर आता है पाकिस्तान पे। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना या उनको ज़िम्मेदार ठहराना ये सरासर ज़्यादती वाली बात है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे यहाँ दुनिया में पेट्रोल की कीमतें महंगी हुई तो पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क था जहाँ सबसे ज़्यादा सस्ता तेल मिल रहा था। उसकी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी माजी की हुकूमतों में 27 रुपये और 30 रुपये ली जाती थी पर लीटर, वो हम 5 रुपये पे ले आए थे। 25-26 रुपये की छूट जो है वो पर लीटर दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और हमारी कौम जो है, हमारा मुल्क जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता कि महंगा तेल हम यहाँ पे और ज़्यादा महंगा करें। ऑलरेडी महंगा हुआ है, बट आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तेल 130 रुपये का या 125 रुपये का मिल रहा है और उसमें 30 रुपये आप एडिशनल डेवलपमेंट लेवी डाल दें जो कि हमने माफ़ की, तो ये कहाँ पहुँचता है? 160 पे पहुँचता। फिर जो आपका GST है जो 17% गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो GST हमने आधा कर दिया, 8% या 9% पे कर दिया। वहाँ पे भी जो है कट लगाया गवर्नमेंट के उसमें ख़जाने में कि गवर्नमेंट अपने आप को नुकसान देकर आवाम को रिलीफ देने की जो है वो कोशिश की। और जितना अरसा ये कीमतें रहीं हमारे भी 500 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान जो है कौमी ख़जाने को सिर्फ तेल की मद में हुआ कि आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर गई और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि नीचे रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो पेट्रोलियम की कीमतों पे माजी में एहतजाजी धरनों में या जुलूसों में बात करते थे वो एग्जैक्टली वही बात करते थे कि ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है इसको कम करके आवाम पे बोझ कम किया जाए। सही। हुकूमत ने कहाँ से कमाना है? उस लेवी से कमाना है और उन टैक्सेस से कमाना है। अगर हुकूमत उन टैक्सेस को कम कर रही है तो मेरे ख्याल से हुकूमत को नुकसान हो रहा है और हुकूमत को आप उस चीज़ पे ज़िम्मेदार नहीं ठहराते बल्कि उस पर आप हुकूमत को क्रेडिट दें कि हुकूमत ने जो है वो आवाम पे सारा का सारा बोझ जो है पास ऑन नहीं किया। जी अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपसे जो है ऐड करना चाहूँगी। 2014 में खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के बिजली के बिल जो थे वो फाड़े थे। अब जो है उनको हर अपने उस बयान से जो है यू टर्न ले रहे हैं जिसमें कि उन्होंने उस वक्त बिल फाड़े थे, अब जो है दोबारा से जो है बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं उन्होंने। अगेन अ मिसलीडिंग एग्जाम्पल। मैं बहुत सारी मीडिया और चैनल्स में सुनता हूँ ये एक गुमराह करने वाली ख़बर जो है वो चलाई जाती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिजली का बिल फाड़ा था महंगा होने की वजह से। वो कॉन्टेक्स्ट ही अलग था। 2014 का आज़ादी धरना इलेक्शंस के अंदर धांधली के ख़िलाफ़ चल रहा था और उसके अंदर
हुकूमत से जो डिमांड थी वो क्या थी कि 4 हलके खोल कर इन्वेस्टिगेशन करें, रिजल्ट्स हमने एक्सेप्ट किए, आइंदा आने के लिए जो आपके इलेक्शंस हैं ताकि वो आपके रिफॉर्म हो वो सही तरीके से हो सकें, आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करें और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिक करें। जो कि उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत वो 4 हलके खोलने को तैयार नहीं थी। उसके ऊपर जो है वो धरना पूरा चला 126 दिन का, और उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब उसका ऐलान किया था तो उसमें बिजली के बिल और टैक्सेस देने से इनकार किया गया था कि हुकूमत अगर आवाम का मैंडेट चोरी करके आती है तो वो हुकूमत जो है वो हुकूमत करने के जो है जवाज़ नहीं है उसको, वो उसको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। और उस मुतालबात के पूरा ना होने की वजह से जो है वो तहरीक चलाई गई थी। अब आते हैं आपके बिजली के नरखों की तरफ। मैं दोबारा उस चीज़ पे आऊँगा आपके कि बिजली के जो आपके पाकिस्तान के अंदर माजी के अंदर मुआहदे हुए, चाहे वो 93 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हो जो कि आईपी वो लेकर आए थे रेंटल पावर आईपीपीज़ और ये जो लेकर आए थे, चाहे 2008 7-8 में फिर 8 में पीपल्स पार्टी ने दोबारा जो राजा रेंटल जो केस चल रहा था इनका पावर प्लांट्स का, ये जो मुआहदे किए हैं असल जो लेके डूबने वाले हैं इस मुल्क को वो मुआहदे हैं। यानी उसके अंदर आपके बाहर से कंपनीज आएँ या यहाँ की कंपनीज उनके साथ पार्टनर करें, बिजली प्रोड्यूस करें, जितनी वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे उसकी मुल्क को ज़रूरत है या नहीं है, हुकूमत उससे वो बिजली ख़रीदती है या नहीं ख़रीदती, उसकी पेमेंट उन कंपनीज को करनी है। यानी आपका सिस्टम जो है वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमारी जो ज़रूरत है वो कोई 27 या 30 हज़ार मेगावाट है और बिजली आप पैदा कर रहे हैं 40 हज़ार मेगावाट, मिसाल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है बट मिसाल दे रहा हूँ। वो जो 10 हज़ार मेगावाट है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन आप उसकी पेमेंट दे रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आप पे हुकूमत जो है वो कर्ज़ों में डूबती चली जाती है, क्योंकि जो बिजली जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो आपका कोई 17-18 हज़ार मेगावाट का ट्रांसमिशन सिस्टम था। माजी की हुकूमतों ने ट्रांसमिशन सिस्टम को लगाने पे कोई खर्चा नहीं किया, पावर प्लांट्स पे पावर प्लांट्स लगाते रहे। क्यों? उस पर कमीशन था। जितनी बिजली वो पैदा कर रहे हैं उसी के मुताबिक उनको हुकूमत पेमेंट्स कर रही है। पावर प्लांट्स के मज़े उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है और पेमेंट्स हम कर रहे हैं। सर्कुलर डेट की सूरत में जो है वो पैसे हम पे चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप बिजली जो बेच रहे हैं, जो लोगों से आप पैसे वसूल कर रहे हैं वो कम हो और आप उसकी पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो वो पैसे किधर से आप पूरे करेंगे? तो ये जो स्ट्रक्चरल तरीके से इस एनर्जी सेक्टर को तबाह किया गया है, इसका इलाज भी 1-2 साल में मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो वो आईपीपीज़ के मुआहदों को हमने रीनिगोशिएट किया कि जो पुराने प्लांट्स हैं वो बंद किए जाएँ, उनके मुआहदों को रीनिगोशिएट किया जाए, रेट्स कम किए जाएँ, बाहर से जो इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं उस पर रेट्स कम किए जाएँ, जो एलएनजी की डील्स की गई उस पर रेट्स कम किए जाएँ। वो गवर्नमेंट एक तरफ कर रही है, दूसरी तरफ हम ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो कराची को एडिशनल 500 मेगावाट बिजली मिली, ये फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, आपके दीगर सिंध के इलाकों में ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा रही हैं, बलूचिस्तान में बिछाई जा रही हैं, केपी में, पंजाब में जो है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेहतर करने पे काम किया जा रहा है ताकि जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो बेच तो सके हुकूमत, उसके पैसे तो ले सके। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इसमें टाइम लगेगा और जब तक ये नहीं होते आपके मुल्क में बिजली सस्ती पैदा नहीं होती, ना आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती और ना आपकी आवाम खुशहाल हो सकती। अच्छा, खान साहब ने सर पहले बयान दिया था कि जिस गवर्नमेंट में अगर डॉलर ऊंचा हो जाए तो हुक्मरान समझो चोर है। अब शहबाज शरीफ ने यही बात कोट की है। शहबाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अभी रिसेंटली ताज़ा बिल्कुल नए FIA की सबूत शवाहिद इन्वेस्टिगेशन जो अंजाम को पहुंची है, तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये ख़ानदान जो है ये मुलविस पाया गया, उसके सरगना है शहबाज शरीफ। तो मेरे ख्याल से उनके बयान को कोट करना तो मजाक ही है कि एक करप्शन का बादशाह जो कि नए तरीके ईजाद करता हो लूट मार के, वो अगर इस तरह की बात करे तो काफ़ी मज़े का खेज है। लेकिन अदील साहब, बट ये जो आपने बात की कि डॉलर का रेट ऊपर क्यों जाता है, क्यों इसको होता है, मैंने आपको शुरू में कहा कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो ये है कि इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचाया। जो डॉलर आज आपको 150-170 का मिलता है, ये डॉलर 500 का भी नहीं मिलता अगर आपका मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला जाता।
और जो हाल इन्होंने करके गए थे, जब नून लीग के ऊपर पैनामा का स्कैंडल आया और इनका वज़ीर आज़म डिसक्वालीफाई हुआ, तो आपको याद होगा कि इन्होंने जानबूझ के इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और इतना तबाह किया कि आने वाली नई हुकूमत इसको संभाल ही ना सके। सही। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस मुल्क का सिटिंग वज़ीर ख़जाना सरकारी जहाज़ लेकर फ़रार हुआ इस मुल्क से। क्यों फ़रार हुआ वो? क्योंकि उसको पता था कि मैंने सीधा जेल जाना है। जो हाल वो करके गया इस मुल्क का, उसका जेल के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सही। तो जो हालत वो आपको करके गए, इस मुल्क को जिस तरह से छोड़ के गए, तो ये डॉलर आज आपका अगर 150-170 पे मिल रहा है, तो यही डॉलर आपका 500 में भी नहीं मिलता है। ये तो है हुकूमती जो हमारी हालत थी मुल्क की हमारे हुकूमत में आने के वक्त, वो मैंने आपसे एक्सप्लेन की जी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने वो इकनॉमिक फ्रंट की आपसे बात की, वो ये की कि देखें, माजी की हुकूमतों में जब प्रेशर आता था डॉलर पे, सरकारी ख़जाने से अरबों डॉलर डालकर उसको मेंटेन किया जाता था या आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखा जाता था। सही। जो हमारा आज हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि महंगाई तो एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो भी मैं उस पर आऊँगा, अभी आपसे बात करूँगा। उसमें एक फैक्टर ये जो डॉलर का है, हमारी हुकूमत ने बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि डॉलर को जब आप फ्री फ्लोट छोड़ेंगे सिर्फ मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, सिर्फ इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, लॉन्ग टर्म नुकसान से बचाने के लिए, शॉर्ट टर्म के अंदर हमें सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा इसका। बावजूद ये जानने के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक मुश्किल फ़ैसला किया। उसने अपना जो इमीडिएट वोट बैंक है उसको नहीं देखा कि मुझे अभी इस असरअंदाज होगा मेरे वोट बैंक पे ये। उसने पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ़ायदे की खातिर अपनी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने इस मुल्क की मईशत, बीमार मईशत को सेहतमंद करने के लिए जो इकदाम उठाया कि डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ा जाए ताकि वो अपनी असल उस पर रहे, कांस्टेंट पोजीशन पे। ठीक है। और मुल्क जो है वो इसकी इकॉनमी एक राइट डायरेक्शन में जा सके। हमने उसको इसलिए वो जो है उसकी डॉलर की रेट जो है आपने देखा होगा कि ऊपर गए। दूसरी बड़ी वजह जो डॉलर की अभी इन हालात में वो ये है कि आपका अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका छोड़ के गया तो वहाँ अफरा तफरी का आलम, सारे अफ़गानिस्तान के जो भी ऑपरेशंस हुए पाकिस्तान से हुए, सारी इवैक्यूएशन ऑपरेशंस पाकिस्तान से हुए, सारे जो मनी एक्सचेंज जो है वो अफ़गानिस्तान के डॉलर जो वहाँ पड़े हुए थे वहाँ तो मुल्क उनका फ्रीज़ कर दिया, अकाउंट्स तो उनके फ्रीज़ कर दिए दुनिया ने। वहाँ का डॉलर सारा पाकिस्तान आके यहाँ का जो वो है वो डॉलर जो है वो एक्सचेंज किया लोगों ने, और उसकी वजह से जब डॉलर जो है पाकिस्तान का जाने लगा यहाँ से, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर आया और उसके ऊपर, और डॉलर की रुपये की डिवैल्यूएशन और ज़्यादा हुई। तो ये जो फैक्टर एक अफ़गानिस्तान का आया, ये कोई हमारी हुकूमत की वजह से तो नहीं आया, ये तो आपका शुरू में जो आया आपका इकनॉमिक हमें चैलेंज माजी की हुकूमतों की वजह से आया। इंडिया की वजह के साथ जो एस्केलेशन हुई वो हमारी वजह से तो नहीं थी, इंडिया को जंगी जुनून सवार था। कोविड का आया, कोविड में पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई। यही मीडिया, यही अपोजिशन, यही सारी जमातें चीख कर चिल्ला कर कह रही थी कि लॉकडाउन लगा दो, मुकम्मल बंद कर दो मुल्क को। जिन लोगों ने मुकम्मल मुल्कों को बंद किया उनके हालात देख लें। आज दुनिया तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान सबसे बेहतर तरीके से जो है वो कोविड से निकला, अपनी मईशत को भी कम से कम नुकसान पहुंचाया और जल्दी भी उसमें से निकल आया। सही। जो मुल्क आपके हम इंपोर्ट करते थे, आपके मास्क तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, आज हम वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम वेंटिलेटर्स यहाँ बना रहे हैं। आज हमने पूरे पाकिस्तान को 6 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन हमने मुफ्त लगवाई। हम इस हुकूमत ने कोविड से जिस तरह से निपटा, इसी कोविड की वजह से दुनिया में जो है वो आलमी मार्केट में रसद और तलब की जो है वो गैप पैदा हुआ, यानी जो डिमांड सप्लाई है वो मुतासिर हुई, दुनिया बंद हुई, शिपिंग लाइंस बंद हो गई, एयरलाइंस बंद हो गई, ट्रैवलिंग नहीं हो रही, शिपमेंट्स फंस गई, रेट्स ऊपर चले गए। सही। जो आपका शिपिंग जो है वो $2000-3000 में होती थी, वो $15000 पे उसके रेट चले गए। जब आपकी डिमांड सप्लाई का गैप आता है तो ये बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला है कि कीमतें दुनिया में, और जर्मनी के अंदर सालों 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, अमेरिका में जो है वो दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का, बरतानिया में दहाइयों का लेकिन रिकॉर्ड टूटा। वहाँ रोजगार है, वहाँ पे महंगाई तो वो महंगाई तो है लेकिन वहाँ पे रोजगार है लोगों के पास। किसने कहा आपको?
आपकी एयरलाइंस बंद हो गई, हज़ारों लोग वहाँ बेरोज़गार हुए। आप जाके यूरोपियन उसकी एयरलाइंस देखें, कितनी एयरलाइंस बंद, कितने ने ले ऑफ किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने जो है वो ले ऑफ किया है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे उरूज पे पहुँची। सही, वहाँ पे तो कोविड की वजह से तो दुनिया में जो है वो एक हिजान बपा हुआ है। पाकिस्तान ने बर वक्त पूरे पाकिस्तान को बंद ना करने का फैसला करके 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देकर, कि जिसमें एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो कैश प्रोग्राम रोल आउट किया गया वो, उसके साथ साथ लोगों के 3-3 महीनों के बिल्स माफ़ किए गए, कारोबारों को टैक्सेस की छूट दी गई, इंडस्ट्रीज़ को टैक्सेस की छूट दी गई, आपको जो है वो लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया गया। उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बंद नहीं हुई, पहिया जाम नहीं हुआ। ठीक। और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल के भी बढ़ रहे हैं, हमारे आईटी के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, हमारे फर्नीचर के एक्सपोर्ट्स जो हैं 200% बढ़े हैं हमारे। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो चल रही है, आपकी इकॉनमी जो है वो बंद नहीं हुई, ग्रो कर रही है। हाँ, मुश्किलात हैं, बिल्कुल है, चैलेंजेस हैं, बिल्कुल है। और इस मुश्किल सूरत हाल को ठीक करना 3 साल का अरसा काफ़ी नहीं है इसके लिए, इसमें एक अरसा लगेगा। जो स्टेप्स हमने लिए हैं, देर पास स्टेप्स हैं, उसके समरात आने में वक्त ज़रूर लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल साहब, हमें टाइम देने के लिए, कवरेज टीवी को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप लोग को प्रोग्राम कैसा लगा इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आई होप कि हमने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम मसाइल जो कि आप फेस कर रहे हैं उनके जवाबात हमने आप तक पहुँचाए। और जो है प्रोग्राम के हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम किस टॉपिक पे करें। दुरे शहवार और कैमरामैन शहजाद को दीजिए इजाज़त। और जो लोग कवरेज टीवी पे न्यू आए हैं, काइंडली उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कवरेज टीवी को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने निगहबान। चलो।